हेलो एंड वेलकम टू सी शार्प डीप डाइव। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करते हैं सी शार्प के कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में और आज का टॉपिक है लिंक क्यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिंक क्यू क्या होता है, इसके क्या यूजेस होते हैं, किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स पर हम लिंक क्यू का यूज़ कर सकते हैं एंड लिंक क्यू यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद फाइनली हम लिस्ट के एग्जाम्पल का यूज़ करके लिंक क्यू के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे, जैसे लिस्ट में से कुछ डेटा फिल्टर करना, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट करना या लिस्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉपर्टीज़ निकालना। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि लिंक क्यू का यूज़ करके हम कैसे कलेक्शंस पे इजीली वर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिंक क्यू होता क्या है। तो लिंक क्यू की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, जिसको कि शॉर्ट में हम लिंक क्यू बोलते हैं। लिंक क्यू के थ्रू हमें एक सीक्वल जैसा सिंटैक्स मिलता है डॉट नेट की लैंग्वेजेस में कलेक्शंस को आइट्रेट करने का या उनके अंदर से डेटा क्वेरी करने का। तो ये कौन सी कलेक्शंस होती हैं? ये दो तरीके की कलेक्शंस होती हैं, आई इन्यूमरेबल टाइप की कलेक्शंस या आई क्वेरिएबल टाइप की कलेक्शंस। इसमें हम मेनली आई इन्यूमरेबल टाइप की कलेक्शंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि आई क्वेरिएबल मेनली होता है कि हम कोई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं या एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ वर्क कर रहे हैं उस टाइम के लिए। तो ये थोड़ा एडवांस्ड है। आपको अगर लिंक क्यू के बेसिक समझने हैं तो आप आई इन्यूमरेबल कलेक्शंस के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी इजी होती हैं। आई इन्यूमरेबल कलेक्शंस में आते हैं कोई भी एरे, अगर आप एरे क्रिएट करते हो तो वो सारे आई इन्यूमरेबल कलेक्शंस के अंदर आते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग भी बेसिकली कैरेक्टर के एरे की तरह होता है। उसके बाद लिस्ट, आपने लिस्ट के साथ वर्क किया है तो लिस्ट आई इन्यूमरेबल कलेक्शन है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी कलेक्शन जैसे कि हैश सेट, डिक्शनरी, लिंक्ड लिस्ट, ये सारी की सारी आई इन्यूमरेबल कलेक्शंस होती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने कोई एक कलेक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि वो आई इन्यूमरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। आप उसके साथ लिंक क्यू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिंक क्यू इंटरनली आई इन्यूमरेबल कलेक्शन पे वर्क करता है। तो आपकी अपनी कलेक्शन अगर आई इन्यूमरेबल को इंप्लीमेंट कर रही है तो आप लिंक क्यू उस पर यूज़ कर पाएंगे। तो लिंक क्यू यूज़ करने के सबसे बड़े एडवांटेजेस क्या होते हैं? लिंक क्यू यूज़ करने का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि आपको एक सिंगल सिंटैक्स मिलता है डिफरेंट टाइप की कलेक्शंस पे वर्क करने का। जैसे कि अभी हमने इतनी सारी कलेक्शंस डिस्कस की, एरे, लिस्ट, डिक्शनरी। इसके अलावा जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क या एक्सएमएल के साथ वर्क कर रहे हो तो आपको एक सिंगल सिंटैक्स मिल रहा है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक डिफरेंट कलेक्शंस के लिए उसके मेथड्स को याद करें कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन उस कलेक्शन में कैसे वर्क करता है। आप एक सिंटैक्स याद करें और आप बहुत सारी कलेक्शंस पे काम कर सकते हैं। सेकेंड, लिंक क्यू में हमें लूपिंग का कोड नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि अभी हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे तो लिंक क्यू में ज़्यादातर ऑपरेशंस ऐसे हैं जो आप फॉर ईच या फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं, बट लिंक क्यू वही चीज़ें परफॉर्म करने के लिए हमें सिंपल सिंटेक्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपको कोई कलेक्शन को फिल्टर करना है या उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो आपको उसके लिए लूप नहीं लिखना पड़ता। आप बेसिकली एक सिंगल लाइन के सिंटेक्स में लिंक क्यू के थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड एडवांटेज होता है। और फाइनली इंटेलिजेंस सपोर्ट। बेसिकली आप किसी ऐसे आईडी में वर्क कर रहे हैं जिसमें इंटेलिजेंस है तो आपको सजेशन में लिंक क्यू के सजेशन भी आएंगे, ये इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। तो चलिए एक कोड एग्जांपल में हम देखते हैं कि लिंक क्यू के थ्रू हम कैसे एक लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी कंसोल एप्लीकेशन बना रखी है। इस कंसोल एप्लीकेशन में एक हमारी एम्प्लॉय क्लास है जिसमें 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, एज और सैलरी। उसके अलावा मैंने एक ये डेटा मैनेजर क्लास बनाई है जिसका काम बस इतना है कि ये एक रैंडम डेटा जनरेटेड हमारे सिस्टम में फीड करेगी। तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर रही है जिसमें ये कुछ 12 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। मेन प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक कलेक्शन को लोड कर रहे हैं, हमारे जो गेट डेटा मेथड था, और उसके बाद मैंने ये फॉर ईच लूप लिखा है उसका डेटा प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं उन 12 एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा प्रिंट होके आ गया है। उनकी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि इस सेम लूप को हम लिंक क्यू के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉयज़ डॉट फॉर ईच। तो ये सिंटेक्स हमें डायरेक्टली लिंक क्यू के थ्रू मिलता है। तो इसमें जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे थे कि फॉर ईच एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज़, तो बेसिकली हम कह रहे थे कि एम्प्लॉयज़ कलेक्शन में हर ऑब्जेक्ट का नेम एम्प्लॉय रख के हमें करना क्या है। तो सेम हम जो अपना लिंक क्यू के थ्रू फॉर ईच आइटरेट कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं, और उसमें ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है जो हमारी ये कलेक्शन थी उसके हर एक ऑब्जेक्ट का टाइप क्या था। तो हमें टाइप यहाँ पे दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है, और हर एक एम्प्लॉय के लिए हमें क्या करना है, हमें कंसोल पे उसका डेटा राइट करना है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके
सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा काम हो गया है। इसके बाद मैं इस फॉर ईच लूप को चाहूँ तो यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा एग्जैक्ट सेम आउटपुट आया है। जो काम हम इस फॉर ईच लूप के थ्रू कर रहे थे वो हम सेम एम्प्लॉयज़ डॉट फॉर ईच के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑपरेशन आता है सिलेक्ट, जिसमें कि हम प्रोजेक्शन करते हैं या कह सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का टाइप चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को एम्प्लॉय का सारा डेटा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम या एक वैल्यू कोई चाहिए, तो मैं उसको करूँगा सिलेक्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ डॉट सिलेक्ट टाइप करूँगा और यहाँ पे मैं पूरा एम्प्लॉय लिखने की जगह सिर्फ ई लिख सकता हूँ। तो मैं नेमिंग कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे ई डॉट, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम यहाँ पे पिक कर लेता हूँ और मैं इसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा जिसका नाम नेम से देते हैं। ये मेरे सारे एम्प्लॉय के नेम्स हैं। इसके बाद मैं चाहूँ तो इनको सबको प्रिंट करके भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना एक फॉर ईच लूप जैसे था, स्ट्रिंग नेम इन नेम्स, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन नेम, और इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ नीचे वाले को और इसके बाद मैं इसको रन करूँगा तो सारे नेम्स मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो मेरे जितने एम्प्लॉयज़ के नेम थे वो सारे यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। इसके अलावा आप जैसे कि देख सकते हैं कि कुछ नेम यहाँ पे डुप्लीकेट हैं। फॉर एग्जांपल जॉन 3 बार आ रहा है, एमिली 2 बार आ रहा है, इस तरीके से अवेलेबल हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास एक फ़ीचर होता है लिंक क्यू में, डिस्टिंक्ट। तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट अगर लगा दूँगा तो बेसिकली इन सबको ये यूनिक बना देगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो सिर्फ यूनिक नेम्स मेरे पास यहाँ प्रिंट हुए हैं। जो डुप्लीकेट थे उनकी सिर्फ 1 एंट्री आई है और बाकी के इग्नोर हो गए हैं। इसके बाद सेकंड ऑपरेशन जो मेरे पास आता है वो है कलेक्शन को ऑर्डर करने का। बेसिकली आप कई बार चाहते हैं कि आपकी कलेक्शन किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, तो लिंक क्यू के थ्रू हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम किसी एक प्रॉपर्टी या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमारी कलेक्शन को ऑर्डर कर सकें या सॉर्ट कर सकें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम के बेस पे अपनी कलेक्शन सॉर्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो एम्प्लॉयज़ डॉट ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि सॉर्ट करना है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पे। और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी दे दूँगा ई डॉट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम पर ऑर्डर बाय कर देना है। और बाद में मैं चाहूँ तो वापस इसको टू लिस्ट मेथड का यूज़ करके अपनी कलेक्शन में ही वापस स्टोर कर सकता हूँ। तो एम्प्लॉयज़ कलेक्शन के अंदर ही मैंने इसको सॉर्ट करके स्टोर कर लिया और मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा और इसको अनकमेंट कर दूँगा और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरी कलेक्शन नेम के बेस पे सॉर्टेड है। ए सबसे पहले आ रहा है, डी ई, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गए हैं सारे। बट अगर मैं एग्जांपल ऐसे देखूँ जैसे कि यहाँ पे जॉन स्मिथ और जॉन ब्राउन, तो ये जब फर्स्ट नेम सेम है तो उसके बाद की सॉर्टिंग नहीं लगी है। तो इसके लिए मेरे पास और फीचर होते हैं कि ऑर्डर बाय के बाद मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ देन बाय। तो बेसिकली ऑर्डर बाय आपको पहले इस नेम से सॉर्ट करना है और देन बाय का मतलब है कि जब ये प्रॉपर्टी सेम है उनके लिए क्या सॉर्टिंग करनी है। तो ये हमें ये इतना फीचर भी देता है कि हम यहाँ पे देन बाय डिसाइड कर सकें। तो मैं यहाँ पे ई डॉट लास्ट नेम डाल सकता हूँ और इसके बाद और दोबारा मैं डॉट देन बाय भी लगा सकता हूँ कि अगर इसके बाद भी यूनिक वैल्यू नहीं होती तो फिर कैसे सॉर्टिंग करनी है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ देखता हूँ तो जॉन ब्राउन पहले आ गया क्योंकि लास्ट नेम उसका अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है। और सिमिलरली यहाँ पे जॉन स्मिथ दोनों सेम है, तो मैं चाहता तो यहाँ पे एज या डिपार्टमेंट या सैलरी के बेस पे इनको भी सॉर्ट कर सकता था। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्डर बाय के साथ में मेरे पास ऑप्शन होता है ऑर्डर बाय डिसेंडिंग का और देन बाय में भी होता है देन बाय डिसेंडिंग का। तो जैसे कि मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा था, इसका यूज़ करके मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जो सबसे कॉमनली यूज्ड फीचर होता है लिंक क्यू का वो होता है कलेक्शन को फिल्टर करने के लिए। तो आपको प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कई बार ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको कलेक्शन में से कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे डाटा फैच करना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले होता है वेयर क्लॉज। तो जैसे कि आप सीक्वल के अंदर वेयर कंडीशन के बेस पे डेटा फिल्टर कर सकते हैं, सिमिलरली लिंक क्यू भी हमें प्रोवाइड करता है। तो मैं एम्प्लॉयज़ डॉट वेयर और ई डॉट, अब यहाँ पे मैं कुछ भी कंडीशन लगा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एज की कंडीशन लगा देता हूँ कि एज ग्रेटर देन लेट्स से 28 और यहाँ पे टू लिस्ट। और अगेन मैं इसको अपनी एम्प्लॉय कलेक्शन में वापस स्टोर कर लेता हूँ और अब इसको एक बार रन करते हैं।
तो जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरे पास कुल ये 6 एम्प्लॉयज़ आए हैं जिनकी की एज 28 से ऊपर है। तो इसके बेस पे मैंने अपनी कलेक्शन को फ़िल्टर कर लिया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही कंडीशन यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ, मैं यहाँ पे एंड या और के थ्रू और भी कंडीशन डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ई डॉट सैलरी भी डाल सकता हूँ कंडीशन कि ई डॉट सैलरी ग्रेटर देन एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने ये एक और कंडीशन यहाँ पे डाल दी है, तो अभी इन दोनों कंडीशन के बेस पे फ़िल्टर करेगा। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही एम्प्लॉय रह गए हैं जिनकी सैलरी भी उससे ज़्यादा है और एज भी उससे ज़्यादा है। तो वेयर क्लॉज से हम अपनी कलेक्शन को फ़िल्टर तो कर सकते हैं, बट इसका एक ड्रॉबैक होता है कि ये हमेशा कलेक्शन ही रिटर्न करता है। तो ये तब के लिए अच्छा है जब हमें एक कलेक्शन में से थोड़े कम ऑब्जेक्ट्स निकालने हो, बट कभी हमें एक सिंगल वैल्यू भी फैच करनी हो सकती है कंडीशन के बेस पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मुझे उस एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका नाम एमिली है, तो उस केस में वेयर क्लॉज का मैं यूज़ करूँगा, तो ये पूरी की पूरी एक कलेक्शन मुझे रिटर्न करेगा और बाद में मुझे इस कलेक्शन में से एक एलिमेंट फैच करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस के लिए मेरे पास लिंक क्यू में डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। तो एक बार उन ऑपरेशंस को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला इनमें होता है एम्प्लॉयज़ डॉट फर्स्ट। तो फर्स्ट सिंपली इतना कहता है कि इस कलेक्शन में से पहली वैल्यू मुझे ला के दो, जैसे कि हम 0 लगाते हैं। तो इस केस में फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय निकाल लिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ और इतनी लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ उस एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करने के लिए। तो इस केस में मैंने फर्स्ट एम्प्लॉय फैच कर लिया, तो कलेक्शन में जो भी पहला आइटम था उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई है। तो इस तरीके से फर्स्ट का कुछ हमें खास एडवांटेज दिख नहीं रहा, बट फर्स्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक कंडीशन भी पास कर दें। तो बेसिकली ये उस कंडीशन के बेस पे चेक करेगा और जो पहला एलिमेंट इसको मैच करेगा ये उसको यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि ई डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू एमिली। तो ये पूरी कलेक्शन में से वो एम्प्लॉय मुझे रिटर्न करेगा जो इसका नाम एमिली होगा। तो पहला ऐसा एलिमेंट इसको जो मिला जिसमें फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी एमिली थी, इसने वो मुझे रिटर्न कर दिया है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि क्या होगा अगर इसको ये एलिमेंट नहीं मिला। उस केस में इसको एक बार हम रन करके देखें तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि सीक्वेंस कंटेन्स नो मैचिंग एलिमेंट। बेसिकली इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी कि आप जिसको ढूंढ रहे थे वो इसमें मिला ही नहीं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का। तो बेसिकली फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट क्या कहता है कि अगर ये एलिमेंट आपको मिलता है तो वो रिटर्न करो, और अगर नहीं मिलता है तो एम्प्लॉय ये जो हमें रिटर्न टाइप था इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्लासेस के केस में हमेशा नल होती है और स्ट्रक्ट के केस में उनकी कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकती है, जैसे कि इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, इस तरीके से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि मेरा एम्प्लॉय नल हो सकता है, मैंने फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन डाल दूंगा, इफ़ एम्प्लॉय नॉट इक्वल टू नल, तो ये इसको प्रिंट करे, अदरवाइज ये कंसोल डॉट राइट लाइन ये यहाँ पे राइट करे नॉट फाउंड। अब मैं इसको रन करके अगर देखता हूँ तो मेरे पास कोई एक्सेप्शन नहीं आई और नॉट फाउंड आया है। सिमिलरली अगर मैं इसको करेक्ट अगर रन कर देता तो इसने जो पहला एलिमेंट मिला वो प्रिंट कर दिया है। तो अगर आपको 100% श्योर है कि आप जो सर्च कर रहे हो वो मिलेगा ही मिलेगा तो आप फर्स्ट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप जिस आइटम को सर्च कर रहे हो वो नहीं मिलेगा तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट बेटर रहता है। इस केस में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्शन नहीं थ्रो करती और इंटरनली आप उसको चेक कर सकते हो कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला। तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट के साथ साथ हमारे पास ऑप्शन होता है लास्ट या लास्ट और डिफ़ॉल्ट का, जो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसे उसने फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न किया जो एमिली हमें मिली, इस केस में जो लास्ट एलिमेंट हमें मिलेगा इस प्रॉपर्टी के साथ ये उसको रिटर्न करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे ID 11 पे हमें दूसरी एमिली मिली, इसने उसका डेटा रिटर्न किया क्योंकि वो लास्ट ऐसा एलिमेंट है कलेक्शन में जो इस प्रॉपर्टी को मैच करता है। और सिमिलरली लास्ट के साथ लास्ट और डिफ़ॉल्ट भी होता है। इसके अलावा एक और हमारे पास होता है सिंगल। तो सिंगल फर्स्ट और लास्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बेसिकली सिंगल ये कहता है कि एक एलिमेंट मिलना चाहिए और एक के अलावा और नहीं मिलने चाहिए। तो अगर यहाँ पे सिंगल के केस में फॉर एग्जांपल मेरी कलेक्शन में मोर देन 1 एमिली है और मैं इसको रन करता हूँ
तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा सीक्वेंस कंटेन्स मोर देन वन मैचिंग एलिमेंट। तो ऐसे केसेस में जब आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट है कलेक्शन में तो आप सिंगल यूज़ कर सकते हो, वरना फर्स्ट और लास्ट का ऑप्शन आपके पास होता है। इसके अलावा सिंगल के साथ भी हमें सिंगल और डिफ़ॉल्ट मिलता है, जो बिल्कुल फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट या लास्ट और डिफ़ॉल्ट की तरह वर्क करता है कि अगर एलिमेंट नहीं मिला तो वो एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा। बट सिंगल और डिफ़ॉल्ट में अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हमें मिलते हैं तो स्टिल वो वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो सिंगल या सिंगल और डिफ़ॉल्ट का हमेशा तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको श्योर हो कि एट मोस्ट वन एलिमेंट इसमें इस प्रॉपर्टी के साथ मिलेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए उस कलेक्शन में। तो इसके बाद हमारे पास लिंक क्यू में फीचर आता है कि हमें कलेक्शन में से फर्स्ट n या मिडल में से कुछ n वैल्यूज पिक करनी हो। तो फॉर एग्जांपल ये कलेक्शन में 12 एलिमेंट्स हैं। क्या होगा अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पहले 2 एलिमेंट्स मुझे चाहिए, तो उस केस में मैं यूज़ करूँगा टेक प्रॉपर्टी का। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एम्प्लॉयज़ डॉट टेक और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 2। तो ये पहले 2 एलिमेंट मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा और इसके आगे मैं डॉट टू लिस्ट लगा सकता हूँ। वापस इसको मैं एम्प्लॉयज़ के अंदर स्टोर कर लूँगा और मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ। और अब मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरे पहले 2 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट 2 एलिमेंट पिक किए हैं। और इसके अलावा मैं चाहूँ तो स्किप का यूज़ कर सकता हूँ। तो इस केस में ये टेक का बिल्कुल अपोजिट करेगा, ये पहले 2 एलिमेंट स्किप करके बाकी के एलिमेंट सिलेक्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 को स्किप कर दिया गया है और बाकी के पिक कर लिए हैं। और मैं चाहूँ तो इन दोनों का साथ में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले जैसे कि मैंने स्किप किया तो पहले 2 एलिमेंट स्किप हो गए और उसके बाद मैं चाहूँ तो जैसे टेक यहाँ पे 5 डाल सकता हूँ कि पहले 2 स्किप करके अगले 5 पिक करने हैं। तो आईडी 3 से लेके 7 तक यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज़ पिक होके आ गए हैं। इसके बाद जैसे कि हमने डिस्टिंक्ट का यूज़ देखा था कि एक कलेक्शन को यूनिक वैल्यूज़ पे फिल्टर कर सकें, वैसे ही अगर क्या होगा कि मैं इस एंटायर कलेक्शन को किसी एक प्रॉपर्टी के बेस पे फिल्टर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए होता है डिस्टिंक्ट बाय। तो मैं यहाँ पे एक बार एम्प्लॉयज़ डॉट डिस्टिंक्ट बाय लगाऊंगा और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ किसी भी प्रॉपर्टी का नेम। तो फॉर एग्जांपल ई डॉट फर्स्ट नेम डॉट टू लिस्ट। तो बेसिकली ये यहाँ पे इनको यूनिक बना देगा फर्स्ट नेम के बेसिस पे। तो मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ आएंगे जिनका फर्स्ट नेम यूनिक है, तो मेरे पास कोई भी फर्स्ट नेम रिपीट नहीं हो रहा। जो भी ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनके केस में फर्स्ट नेम डुप्लीकेट था, उनमें से पहली वैल्यू ही यहाँ पे पिक हुई है। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे स्किप हो गए हैं जिनके केस में नेम्स डुप्लीकेट थे। तो ये थी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले लिंक क्यू की प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा कुछ एग्रीगेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिसमें कि हम पूरी कलेक्शन के बेस पे एक सिंगल वैल्यू ट्रू या फॉल्स, या जैसे कि हमें किसी चीज़ का सम मिन मैक्स ये निकालना है, वो भी हम लिंक क्यू के थ्रू कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि वो कैसे पॉसिबल है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर किए हैं। तो इन एग्जांपल में जैसे कि हम देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ डॉट एनी सबसे पहला होता है एनी। ये क्या कहता है कि अगर पूरी कलेक्शन में एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को मैच करता है तो ट्रू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स रिटर्न करना है। और इसका अपोजिट होता है ऑल। ऑल क्या कहता है कि अगर सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं तो ट्रू रिटर्न करना है, और अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो जैसे कि मैं इसको एक बार रन करके देखूँ तो यहाँ पे मेरा पहले एनी ने ट्रू रिटर्न किया है क्योंकि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनकी एज ग्रेटर देन 30 थी। बट ऑल ने फॉल्स रिटर्न किया है क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ 30 से ऊपर एज के नहीं है, कुछ 30 से नीचे के भी थे। तो एनी एंड ऑल को हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि हमें किस तरीके की कंडीशन चेक करनी है। इसके अलावा कुछ सेल्फ अंडरस्टूड प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम नेम से क्लियर कर सकते हैं कि वो क्या करते हैं। जैसे कि काउंट होता है। काउंट सिंपली ये बताता है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 30 है। तो इस केस में मैंने काउंट किया तो 4 ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनकी एज ग्रेटर देन 30 थी। सम का यूज़ करके हम किसी एक प्रॉपर्टी को सम कर सकते हैं। तो इस केस में मैंने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम निकाला तो वो इतनी आई है। अगेन उसके बाद मैंने एवरेज निकाला सैलरी का तो वो ये वैल्यू आई है। मैं मिनिमम सैलरी निकाल सकता हूँ, मैं मैक्सिमम सैलरी निकाल सकता हूँ। और इस तरीके से ये सारे ऑपरेशन जो मेरे को एक लूप लगा के कहीं ना कहीं फैच करने पड़ते हैं या कैलकुलेट करने पड़ते हैं, मैं डायरेक्टली लिंक क्यू के थ्रू वन स्टेटमेंट में कर पा रहा हूँ। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे ये मिन और मैक्स था मेरे पास, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसको हटा देते हैं। तो वैसे ही मेरे पास होता है एक मिन बाय। मिन बाय का मतलब होता है कि ये सैलरी मिनिमम रिटर्न नहीं करेगा, ये ऐसा एम्प्लॉय रिटर्न करेगा जिसकी सैलरी मिनिमम है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि वो एम्प्लॉय लाओ जिसकी सैलरी मिनिमम है। तो मैं यहाँ पे इसको एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको वैल्यू सारी प्रिंट कर सकता हूँ। तो जब मैंने इसको रन किया
तो इसने यहाँ पे एवा की डिटेल ला के दी, क्योंकि एवा की सैलरी सबसे कम थी 23,000। और सिमिलरली मैं यहाँ पे मैक्स बाय कर सकता हूँ, तो जिसकी सैलरी हाईएस्ट होगी ये उसकी डिटेल मुझे ला के देगा। तो जैसे कि हमारी कलेक्शन में जेकब की सैलरी हाईएस्ट थी 55,000, तो इसने उसकी सारी डिटेल ला के दी है। तो इस तरीके से मैं किसी भी प्रॉपर्टी या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के सम के बेस पे ये निकाल सकता हूँ कि उस प्रॉपर्टी की मिनिमम वैल्यू कौन से ऑब्जेक्ट के लिए है या मैक्सिमम वैल्यू कौन से ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ये थे सारे कॉमनली यूज्ड लिंक क्यू ऑपरेशंस। इसके अलावा भी लिंक क्यू में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट ये वो ऑपरेशंस थे जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो अगर आपको ये ऑपरेशंस क्लियर हो गए तो आप चाहें तो इससे आगे भी लिंक क्यू में पढ़ सकते हैं कि और क्या क्या ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।